नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी साथियों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं अपनी पाठशाला पर। सभी को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। जल्दी से अपने सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए और जानकारी प्राप्त करना शुरू करिए कि आज किन किन विषयों पर आपसे चर्चा की जाएगी। सबसे पहला विषय जो आज चर्चा में लिया जाएगा वो ये है कि जर्मनी और रूस के बीच में जो संबंध बिगड़ना है वो एक और स्टेप तक आगे चला गया है। रूस ने हाल ही में 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को अपने यहां से निकालने की बात की है। रूस निकाल रहा है अपने यहां से जर्मन डिप्लोमेट्स को। आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हाल ही में एक साउथ अमेरिकी देश है जिसका नाम है गुआना। उसने कहा है कि वो भारत को सस्ते दरों पर तेल नहीं दे सकता। यदि भारत चाहे तो वो यहां पर तेल के कुएं खरीद ले, ब्लॉक परचेज कर ले। तीसरी खबर जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, एक ऐतिहासिक कार्य आज हुआ है और वो ये है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सालों से चले आ रहा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है। दो राज्यों के बीच में स्थित यह सीमा का जो विवाद है ये रिजॉल्व होना अपने आप में पूर्वोत्तर की शांति के लिए एक नई मिसाल पेश करेगा। इसी प्रकार से भारत में पहली बार जो वाटर बॉडीज हैं इनकी काउंटिंग की गई है, इनका सेंसस किया गया है और उसमें पश्चिम बंगाल ने टॉप किया है। आज के सेशन में जानेंगे कि वाटर बॉडी सेंसस कब किया गया, किस किस राज्य की क्या उपलब्धियां रही और हाल ही में ट्विटर के साथ में जो ब्लू टिक को लेकर के चल रहा कंट्रोवर्सी है वो फिर एक और नए लेवल तक पहुंच गया है। जैक डॉर्सी ने ट्विटर के मुकाबले एक नया प्रोडक्ट बना दिया है। सारी खबरें आज विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। आपसे गुजारिश है जल्दी से इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ में साझा कर दीजिए और जानकारी प्राप्त करना शुरू करिए। मेरे हिसाब से अब ठीक है, आवाज थोड़ी कम आ रही थी। क्योंकि असल मायने में आप लोगों को बीच बीच में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं साउंड प्रॉब्लम के। एक बार ओके है तो बता दीजिए प्लीज। मेरे हिसाब से अब ठीक है, ऑल गुड। आवाज थोड़ी कम आ रही थी। चलिए तो शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की और सेशन की शुरुआत में आप लोगों को कुछ जरूरी जानकारियां बताते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन है कि कोई भी व्यक्ति महान अवसर की कमी की कभी शिकायत नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इस वजह से आप सफल नहीं हुए। यह शिकायत करना अक्सर उन लोगों की निशानी होती है जो फेलियर होते हैं या फिर वो नकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं। अवसर आपदा में ही तलाशे जाते हैं। आप और हम उस समय के प्रमाण हैं जिन्होंने कोरोना को अवसर के रूप में बदला था। आप में से बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में पढ़ाई करके अपने मनोवांछित परिणाम प्राप्त किए थे। बहुत सारे हमारे साथी आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सक्सेसफुल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने कोरोना काल के अंदर पढ़ना बंद नहीं किया था। लेकिन कुछ लोग हम में से वो भी हैं जो कोरोना काल को ये मानकर बैठ गए कि अब तो पढ़कर क्या फायदा, अब तो दुनिया ही खत्म होने वाली है, अब पढ़ के क्या फायदा, अब तो हमारे एग्जाम्स ही नहीं होंगे। लेकिन समय बदलता गया। जो लोग उस दौर में मेहनत करते गए आज उन्हें जॉब भी मिल चुका है और वो अपने मनोवांछित परिणाम तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए साथियों अवसर आपका इंतजार नहीं करते। आपको जो समय समझ में आ रहा है, जिस दिन आप एक्टिवेट हो जाएं वही आपका सही अवसर होता है। इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सूरज, नेहादीप, बीपी, सुधांशु, आरती, नमन, वीकू, शुभम सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आज की पहली खबर पर चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए जाननी है कि दुनिया में जहां एक और हम लोगों को यह समझ में आता है कि भाई हर जगह अगर कहीं पर कंट्रोवर्सी चल रही है तो कुछ एक ही देश हैं जो कंट्रोवर्सी में हैं। जैसे हम लोगों ने अब तक जितनी भी जानकारियां ली हैं, टॉप मोस्ट पर इस समय चल रहा है रशिया यूक्रेन, इसके बाद में नंबर 2 पर चल रहा है रशिया यूएसए,
नंबर 3 पर चल रहा है यूएसए चाइना, या फिर यूं कह दीजिए कि चाइना ताइवान। मतलब दुनिया में कुल मिलाकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें इस प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन रिसेंट डेज में एक और देश है, हालांकि 2 देश हैं, एक का नाम है फ्रांस और एक का नाम है जर्मनी। ये 2 देश ऐसे हैं जो रिसेंटली दुनिया को अपनी प्रेजेंस रियलाइज करा रहे हैं। कैसे? देखिए, अब तक चाइना ताइवान की अगर हम बात करें, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं। बात करें रशिया यूक्रेन की, पड़ोसी हैं, झगड़ों की बातें पड़ोसियों की हैं। लेकिन अगर हम बात करें रशिया यूएसए की, यदि हम बात करें यूएसए चाइना की, तो ये तो पड़ोसी भी नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच जो लड़ाइयां हैं, इनके बीच की जो लड़ाइयां हैं, वो असल मायने में लड़ाइयां किस चीज की हैं? वो लड़ाइयां हैं हेजीमोनी की। किस चीज की लड़ाइयां हैं? हेजीमोनी। हेजीमोनी बोले तो वर्चस्व की लड़ाइयां हैं जी। वर्चस्व का मतलब हम में से कौन बड़ा। तो दुनिया में जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड हैं, चाहे जो बिल्कुल नेबरहुड कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें जो दुनिया में फिलहाल चल रहे हैं, उनके अंदर आप रशिया यूक्रेन को ले सकते हैं, इंडिया चाइना को ले सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान को ले सकते हैं, चाइना ताइवान को ले सकते हैं। ये तो हमको समझ में आती है कि ये चल रहे हैं। नगोर्नी काराबाख को ले सकते हैं, जिसको अर्मेनिया अजरबैजान कहते हैं। इनको तो समझ में आता है कि चलो सर, यहां तो रियल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं रशिया और अमेरिका की, तो हमें यह समझ नहीं आता कि इन दोनों के पास तो कोई भी बॉर्डर एक दूसरे के साथ टच ही नहीं हो रहा। अगर हम बात करते हैं यूएसए चाइना की, तो हमें यह समझ में ही नहीं आता कि इनके बीच में कोई बॉर्डर है क्या? कोई बॉर्डर नहीं है। अच्छा, तो इस तरह के लड़ाइयां या इस तरह के मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट्स जिनके कोई बॉर्डर साझा नहीं हो रहे, ठीक है, वहां जो चीज निकल कर आती है वो होती है वर्चस्व। कि दुनिया में किसका प्रभाव ज्यादा। दुनिया में प्रभाव जिसका ज्यादा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वो दुनिया का वो देश बन गया है जिसकी बातें सब मानेंगे। यानी दुनिया में उसका इंपैक्ट होने लग गया है। लोग उसके लिए अपने आप को कंसीडर करेंगे कि मैं इस देश की तरफ हूं या उस देश की तरफ हूं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारी क्लास में लड़ाइयां जब होती थी बच्चों की, तो बच्चों की आपस में लड़ाइयां हो गई, समझ में आता था। लेकिन एक क्लास का नेता टाइप का लड़का होता था, वो आपके बिहाफ पे दूसरे से लड़ता था, उसकी कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। फिर गुटबाजी हो जाती थी कि हम उस गुट के हैं और एक दूसरे गुट का है। बचपन में आपने क्लास के अंदर इस प्रकार की छोट-मोट घर की हरकतें की होंगी। ये जो गुटबाजी की हरकतें हुआ करती थी दुनिया में, इसी को वर्चस्व की लड़ाई कहा गया है। लेकिन रिसेंटली जो ताजा ताजा देश निकल कर आए हैं, रिसेंटली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद ये लगभग खत्म हो गए थे। वर्ल्ड वॉर की वजह भी यही थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ये लगभग खत्म हो गए थे। नाम क्या है? नाम है इनका फ्रांस और जर्मनी। इन दोनों में इनकी पुरानी आत्मा जाग उठी है। पुरानी आत्मा कौन सी जाग उठी है? फ्रांस के अंदर एक नया मतलब शिगुफा शुरू हुआ है कि हम अमेरिका की कोई जागीर थोड़ी है जो उसकी बात माने। मतलब एक टीम के अंदर एक नया नेता पनपा है, और आप जानते हैं एक टीम के अंदर कैप्टन एक ही हो सकता है, लेकिन जब दूसरा नेता उभर रहा होता है तो वो अपनी आइडियोलॉजी चलाता है, अपना गुट बनाता है। फ्रांस एक नया नेता बनकर उभरा है। हमने अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर प्रॉपर तरीके से इस पर सेशन कवर किया है। फ्रांस ने हाल ही में जो बयान दिया कि हम अमेरिका की जागीर नहीं हैं, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। अब दूसरे देश की चर्चा करते हैं। नाम है उसका जर्मनी। यह वो देश है जिसके कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी के कारण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध भी इसी के कारण हुआ था। अब जनाब ये दोनों विश्व युद्ध के बाद में पूरी तरह बर्बाद होने के बाद अब फिर से उठ खड़ा हुआ है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार है। इसके वजह से अब इसका एक और नया राग निकल कर आया है। यह क्या कर रहा है? यह समझता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में तो अमेरिका मेरे खिलाफ था, इस बार क्यों ना हम अमेरिका के पक्ष में हो लें। क्यों भाई? क्योंकि फ्रांस इस बार अमेरिका विरोधी हो रखा है। पहले के युद्धों में फ्रांस अमेरिका के साथ हुआ करता था। भाई अमेरिका असल में फ्रांस और जर्मनी के साथ ही हुआ करता था।
अच्छा, जर्मनी के, फ्रांस और यूके के साथ ही हुआ करता था, जर्मनी के तो खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इस बार जर्मनी जो है वो ये सोच रहा है कि मैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए हारा क्योंकि मैं अमेरिका के खिलाफ लड़ा था, क्यों ना इस बार पार्टी बदल लें और पार्टी बदलकर हो जाएं अमेरिका वाली साइड। और कैसे? जब फ्रांस इन दिनों बगावती हो रखा है कि हम अमेरिका की जागीर थोड़ी हैं, तो थोड़ी जय जयकार हम भी कर लेते हैं। तो ऐसा ही जय जयकार करने का सिलसिला जर्मनी ने अमेरिका का शुरू किया है। आप पूछेंगे तो हम इस बात की आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जहां एक और अमेरिका रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में है, वहां भाई साहब अपनी तूती चला रहा है जर्मनी। कैसे? भाई साहब इसने रूस के 40 डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया, जिसके चलते रूस ने जर्मनी के 20 डिप्लोमेट निकाल दिए। अब आप पूछेंगे डिप्लोमेट क्या होते हैं? डिप्लोमेट समझिए, जैसे भारत के अंदर रूस का एक उच्चायोग है या फिर ये समझिए एम्बेसी है ना, दूतावास या उच्चायोग दो ही चीजें होती हैं, तो हमारे यहां पर इनका दूतावास एम्बेसी है। उस दूतावास के अंदर वहां का एक राजदूत भारत में निवास कर रहा होगा और उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी यहां पर रह रहे होंगे। ऐसे ही जर्मनी का जो हमारे यहां दूतावास है उसमें भी जर्मन का चांसलर रह रहा होगा, जर्मन का जो एम्बेसडर है वो रह रहा होगा और उनके साथ बहुत सारा स्टाफ रह रहा होगा। वो सारा स्टाफ इंडिया की खबरें वहां भेजने का काम करता होगा। एग्जैक्टली जिन दो देशों के बीच बायलेटरल रिलेशंस होते हैं वो एक दूसरे के यहां पर अपने दूतावास यानी एम्बेसी खोलते हैं। अपनी एम्बेसी में उपस्थित उन कर्मचारियों को आप एनवॉय कहते हैं। उस देश के कर्मचारियों को आपने उस देश का एनवॉय समझा, प्रतिनिधि समझा, राजदूत के स्टाफ को समझा, डेलीगेट समझा, कुछ भी समझ लीजिए। ऐसे कर्मचारी जो इस समय जर्मनी की तरफ से रूस में नौकरी कर रहे हैं, या ये समझिए कि रूस में जो जर्मन का दूतावास है वहां नौकरी कर रहे हैं, उनमें से 20 लोगों को रूस वापस कह रहा है कि तुम अपने देश वापस जाओ, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। आप ये जानना चाहेंगे कि सर ऐसी स्थितियां अचानक कैसे बिगड़ी? रूस के दिमाग में जर्मन्स को निकालने की बात कहां से आई, या जर्मन्स ने ऐसा क्या किया जो रूस के साथ इनका पहले से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन हुआ करता था, उसके बावजूद ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं? ये सारी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन की भूमिका समझ में आ गई। भूमिका की तात्कालिक न्यूज तो यह है कि रूस ने 20 लोग निकाल दिए, लेकिन इस खबर के पीछे की कहानी को अब समझने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है कि मास्को एक्सपेल्स मोर देन 20 जर्मन डिप्लोमेट। ताजा तरीन खबर जो छनकर आ रही है कल की, तो वो ये है कि भाई मास्को ने अपने द्वारा 20 जर्मन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया। रशिया अनाउंसेस एक्सपल्शन ऑफ ओवर 20 जर्मन डिप्लोमेट्स, ये खबर बन गई। लेकिन कहते हैं ना, जंगल में जब तक आग ना लगी हो धुआं नहीं उठता। यदि ये निकाला गया है तो इसके पीछे कोई कहानी होगी। जी बिल्कुल कहानी है। क्या कहानी है? तो चलिए एक बार रशिया के स्पोक पर्सन को सुन लेते हैं। ये रशिया के स्पोक पर्सन है जिनका नाम है मारिया झाकारोवा। इन्होंने हाल ही में अपने स्टेट टेलीविजन पर क्या कहा? इन्होंने कहा कि बर्लिन बोले तो जर्मनी, जर्मनी के द्वारा is continuously destroying the entire range of Russia German relations। ये खबर समझिएगा साहब। इन्होंने हाल ही में एक बयान देकर कहा कि हाल ही में रशिया जर्मनी के बीच के जो रिलेशंस हैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। किसने? बर्लिन ने। और वो लगातार ये कोशिश कर रहा है। एज ए रेस्पॉन्स टू बर्लिन हॉस्टाइल एक्शन, बर्लिन के द्वारा किए जा रहे हॉस्टाइल यानी भड़काऊ कार्यक्रमों से रशियन साइड हैज डिसाइडेड टू मिरर द डिसीजन। तो हमने उनके निर्णयों की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके जर्मन डिप्लोमेट्स को रशिया से निकालने का निर्णय लिया है। रशिया ने टिट फॉर टैट रेस्पॉन्स दिया है, अर्थात जैसे को तैसा रेस्पॉन्स दिया है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, साहब इन्होंने 20 जर्मन्स को अपने यहां से निकाल दिया, क्या ऐसा जर्मनी ने भी किया था क्या रशियंस के साथ? जी हां, जर्मनी ने 40 रशियन डिप्लोमेट्स को अपने यहां से बाहर निकाला था। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जर्मनी इससे पहले इनके 40 डिप्लोमेट्स को निकाल चुका है। मतलब यह अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है, मतलब इसका अपने आप में ही ईगो हर्ट हो रहा है। एक बात बताओ भाई मेरे, इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कितने देश दुनिया के ऐसे हैं
जो आकर के ये कह दिए हो कि इंडिया वालों तुम्हारे कारण मैं चाइना वालों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं? कोई आया क्या निकल के? कोई भी यूरोप का देश या कोई भी इधर उधर का दायां बायां कोई आया बाहर निकलकर कि भाई तुम्हारे साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लो आज हम चाइनीज को बाहर निकालते हैं? नहीं। लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है, इससे इन्हें गजब भुजिया तलाव आ रही है साहब। जर्मनी वाले ले बैठे हुए कि नहीं यूक्रेन में गलत हो रहा है, तुम्हारा क्या था वहां पे? बोले नहीं साहब, अब हम दुनिया में अपना महत्व बताना चाहते हैं। जर्मनी वाले हैं हम, हमने ही पहला विश्व युद्ध कराया था, हमने ही दूसरा विश्व युद्ध कराया था, तीसरे का श्रेय हम किसी और को कैसे दे दें? थर्ड भी हमसे ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जर्मनी ने साहब इनके डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला। अब आप पूछेंगे सर लेकिन फिर भी एक बात बताओ, जर्मनी ने क्यों निकाला? उसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा। जर्मनी ने मैंने कहा यार कारण कम है क्या? रशिया यूक्रेन वॉर अपने आप में कम कारण है क्या? नहीं नहीं सर, वॉर तो 24 फरवरी 2022 को शुरू हो गया था, लेकिन निकालने की सिलसिले कब से शुरू हुए थे वो बताइए। मैंने कहा सारी कहानी बताएंगे। तो आप इधर देखिए, मॉस्को विल आल्सो लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन इन कंट्री, ये खबर निकलकर आती है। अच्छा साहब, अब आप पूछेंगे सर खबर कहां से शुरू होती है? मैंने कहा भाई साहब खबर शुरू होती है कि जर्मनी के जो डिप्लोमेट, जर्मनी ने अपने यहां रह रहे जो 40 रूसियों को बाहर निकाला, उन्हें लेने के लिए हाल ही में एक फ्लाइट पहुंची है। जरा खबर देखें। रशियन प्लेन गेट्स स्पेशल परमिशन टू लैंड इन बर्लिन। कब की खबर देख रहे हैं? 22 अप्रैल 2023 की रेडियो फ्री यूरोप की खबर है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि रूसियों का जहाज रूसियों को लेने के लिए बर्लिन पहुंच चुका है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अजी बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है भाई? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर फ्लाइट उड़ाने की पाबंदी लगा रखी है। मतलब खबर देखिए 27 फरवरी 2022 की। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। उसके तुरंत 3 दिन बाद यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि हम रूसी जहाजों को अपनी सीमा में से नहीं उड़ने देंगे। इसी कारण से तो यह खबर महान बन रही है। 22 अप्रैल के दिन एक रूसी जहाज बर्लिन में लैंड होता है। क्यों लैंड होता है? क्योंकि वो अपने उन डिप्लोमेट्स को लेने आया है जिन्हें जर्मनी ने निकाल दिया है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही हो। खबरें सारी महत्वपूर्ण हैं। अब तक इतने सारे जो ब्राउन कलर के देश दिख रहे हैं, इनके ऊपर से रशिया के जहाज नहीं उड़ सकते। इन लोगों ने सीधा बैन लगा दिया कि तुम हमारे ऊपर से उड़कर नहीं जाओगे। यानी रशियन एयर ट्रैफिक जो है वो इन देशों के ऊपर से क्रॉस ही नहीं हो सकता। चलिए और आगे बढ़ते हैं साहब। ऐसी स्थिति में खबर बनती है सर इन्होंने 40 लोग बाहर कब निकाले थे? यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बाहर निकाले थे 4 अप्रैल 2022 को। आप घड़ी देखेंगे सर आज तो 24 अप्रैल 2023 हो रहा है। हमने कहा हां सर, आपने रेडियो फ्री इसकी यूरोप की जो खबर दिखाई है ये 22 अप्रैल 2023 की दिखाई है। हमने कहा हां। 1 साल बाद रूस ने जहाज भेजा है अपने उन डिप्लोमेट्स को लेने के लिए जिन्हें जर्मनी ने 1 साल पहले निकाल दिया था कि तुम लोग वापस चले जाओ। रशिया वाले आज पहुंचे लेने अपने लोगों को कि लाओ भाई भेज दो हमारे लोगों को। लेकिन आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा सर 1 साल बाद अब जाकर के रूस ने जर्मनी के डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला है। ऐसी स्थिति में रूस ने इतनी लेट प्रतिक्रिया क्यों दी? जब 40 इनके प्रतिनिधि जो हैं वो 1 साल पहले निकाले जा चुके थे, तो रूस इतना लेट एक्टिवेट क्यों हुआ? उसका तात्कालिक कारण बताओ। हमने कहा बिल्कुल बताते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि रशियंस को जर्मनी ने क्यों बाहर निकाला था? बोले हाँ बताओ ना। तो हमने कहा उसका तात्कालिक कारण पहले जान लो। कारण है उसका 3 अप्रैल के दिन हुई एक घटना जिसे नाम दिया गया बूचा नरसंहार। यह बूचा नरसंहार यानी बूसा मरसकर क्या था? असल में साथियों यूक्रेन के अंदर एक शहर है, बिल्कुल कीव, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उसी से अड़ा हुआ एक शहर है। जैसे दिल्ली से अड़ा हुआ गुड़गांव है, ऐसे ही जैसे दिल्ली के लिए गुड़गांव है, ऐसे ही कीव से सटा हुआ शहर है बूचा। वहां पर रशियन फोर्सेस अंदर घुसी और रशियन फोर्सेस अप्रैल 3, 2022 को घुसकर जो रास्ते में मिला उन्हें मारती चली गई। साथियों युद्ध में यह नियम रखा जाता है, जब भी कोई 2 देश युद्ध में होते हैं तो उनकी सेनाएं आपस में लड़ाई लड़ती हैं, आम जनमानस पर गोलियां नहीं बरसाई जाती हैं।
लेकिन रूस ने 3 अप्रैल 2022 की खबरों के अनुसार लगभग 300 से ज्यादा सामान्य नागरिकों को गोली से उड़ा दिया। ये वो तस्वीरें हैं जो नेट से ज्ञात हैं, जो शरीर पड़े हुए हैं, रोड साइड जो बॉडीज पड़ी हुई हैं वो आपके सामने हैं। साथियों, ये बूचा नामक स्थान पर हुआ रशियन फोर्सेस का मैसेकर #बूसा मैसेकर के नाम से पूरी दुनिया के विभिन्न अखबारों में एज ए जीनोसाइड छपा। यह खबर इतनी खतरनाक रूप से निकलकर आई थी बूचा में हुए नरसंहार की कि इसके विरुद्ध भारत ने पहली बार रशिया का विरोध किया था। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने सिविलियंस के मारे जाने पर इस घटना की निंदा की थी। यानी अगर आज तक पूछा जाए तो क्या भारत ने रशिया के खिलाफ कुछ एक शब्द भी बोला है, तो आंसर है हमारी तरफ से बूचा में हुए मैसेकर के खिलाफ हमने इसकी निंदा की है, कंडेम किया है। अर्थात यह घटना बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना का प्रभाव इतना निकला था कि इस घटना का प्रभाव कितना निकला था कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने यूएनएचआरसी से रशिया को परमानेंटली बेदखल कर दिया कि तुम्हें मानव अधिकार के बारे में चर्चा करने का राइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने आम जन को मारा है। अब आप पूछेंगे क्या रूस इस बात को स्वीकार करता है कि उसने आम जन को मारा है? आंसर है जी नहीं। लेकिन जर्मनी कहता है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने, इधर देखिए, जर्मनी की इंटेलिजेंस ने ऐसे रेडियो मैसेजेस इंटरसेप्ट किए जिसमें रशिया की जो फोर्सेस थी वो सिविलियन मर्डर की बातें कर रही थी। अर्थात जब रशियन फोर्सेस बूचा में एंट्री कर रही थी तो वो एक दूसरे से जो बातें कर रहे थे उनमें सिविलियन की मारे जाने की खबरें रशियन फोर्सेस फोन पर एक दूसरे से बतिया रही थी। और ये सारी जानकारी जर्मनी की खुफिया एजेंसी BKA द्वारा कैच कर ली गई थी। जर्मनी के पास में अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से रशियन फोर्सेस जो आपस में बात कर रही थी वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। इसका परिणाम यह निकला कि तुरंत जर्मनी ने इस बूसा नरसंहार के केस में तुरंत अब रूस के 40 प्रतिनिधियों को देश से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। फिर आप पूछेंगे इतनी पुरानी खबर फिर आज क्यों पढ़ा रहे हो? जब यह घटना पहले अप्रैल में होली तो इसका आज क्या लॉजिक है? भाई आज यह लॉजिक है कि उस दिन तो रशिया ने डिनाई कर दिया था कि हम नहीं हैं बूसा नरसंहार के पीछे, हमने यह सारा कार्यक्रम नहीं किया है। लेकिन रिसेंटली साहब एक चीज और निकल कर आती है, और वो क्या निकल कर आती है? वो खबर यह है साथियों कि जर्मनी ने इसी के विरोध में, पहले मैं आपको यह बता दूं, रिसेंट खबर पर जाऊंगा, लेकिन बूसा में से इसने मतलब जैसे इसने किया, रशिया के डिप्लोमेट्स को जर्मनी ने बाहर निकाला क्योंकि जर्मनी ने इंटरसेप्ट किया था उनके मैसेजेस को। बदले में जर्मनी ने यूक्रेन को उसी दिन डिसाइड किया कि तुम्हारी रक्षा के लिए हम वेपन भेजेंगे। तो जर्मनी ने पहली बार यूक्रेन को वेपन भेजने का निर्णय कब लिया? तो बूसा नरसंहार के बाद में लिया। बूसा नरसंहार के बाद जर्मनी ने यह फैसला किया था, लेकिन रशिया अपनी तरफ से मना करता रहा कि हम इस घटना के पीछे नहीं हैं। साल भर बीत गया, इस घटना को कोई बात नहीं। लेकिन रिसेंटली खबर छपती है 16 अप्रैल 2023 को, आज से 7 दिन पहले एक खबर छपती है जिसमें जर्मनी कहता है कि मेरे पास में अब प्रॉपर एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं। किस बात के? कि किस प्रकार से रशिया के द्वारा प्लान्ड तरीके से सिविलियंस को मारा गया था। जर्मनी ने हाल ही में खबर देते हुए कहा कि मेरी जो खुफिया एजेंसी है, जो कि अमेरिका की FBI के समान है, जिसका नाम BKA है, उसने प्रॉपर तरीके से उन प्रभावित लोगों से जो बूसा से भाग कर गए थे उनके इंटरव्यू और उनकी पूछताछ से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह साफ पता चलता है कि रूस के द्वारा बूसा नरसंहार एक प्लान्ड तरीका था। जब यह बात बाहर निकलकर आती है, जर्मनी ने पहले केवल कहा था कि उसने मैसेजेस इंटरसेप्ट किए हैं, अब तो उसने पूरी रिसर्च करके यह पता लगा लिया है कि यह रूस ने जानबूझकर किया था। इस वजह से जर्मनी फिर से एक कदम आगे बढ़ता है। जब नरसंहार से पीड़ित होते हुए जर्मनी ने यूक्रेन की सहायता के लिए तत्काल प्रभाव से वेपन भेजने का डिसीजन लिया था, अब जब उसने प्रमाण इकट्ठे कर लिए हैं तो जर्मनी ने फिलहाल इन्हें पैट्रियट मिसाइल भेजने का डिसीजन ले लिया है। जर्मनी से पैट्रियट डिलीवर्ड टू कीव
अर्थात 19 अप्रैल को जर्मनी ने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा बनाई गई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने का डिसीजन ले लिया है। साथियों, यह रहा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह सिस्टम वो है जिसने गल्फ वार में कोहराम मचाया था। यह वो सिस्टम है जो अमेरिका द्वारा डेवलप्ड है, लेकिन दुनिया के 18 देश इसका उपयोग कर रहे हैं। यह मिसाइल सिस्टम 150 मिसाइल्स को लगातार आते समय हवा में ही मार सकता है। यानी शॉर्ट रेंज के लिए यह अपने आप में एक S-400 जैसा सिस्टम है। यह मिसाइल सिस्टम भेजा जा रहा है यूक्रेन जर्मनी के द्वारा, ताकि यह अपने द्वारा मिसाइलें चलाकर जब भी रूस के द्वारा छोटी दूरी की मिसाइलें भेजी जाएंगी यूक्रेन में, उन्हें यह हवा में ही मारने का काम करेगा। जब वेपन का एक और लॉट भेजने की बात निकलकर आई जर्मनी के द्वारा, तो इससे रशिया परेशान हुआ और उसने इनके डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने का निर्णय लिया। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को जर्मनी के द्वारा किया गया कार्य, रूस के द्वारा किया गया कार्य समझ में आया होगा, और मुझे विश्वास है कि आप इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके होंगे कि इस पूरी स्थिति में जर्मनी खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। यानी जर्मनी जबरदस्ती उस लीड को लेने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया मुझे याद रखे कि मैंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर उड़ते हुए तीर लिया था और तीर लेकर उन्हें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजा था। देखिए, अमेरिका तो झटका झेल जाएगा, जर्मनी रशिया का गुस्सा नहीं झेल पाएगा। और अगर जर्मनी जैसे देश कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए रूस के साथ, तो फिर यह दुनिया बहुत बुरे संकट में फंस जाएगी। खैर, जैसी करनी, क्योंकि उनको तो अनुभव है युद्ध में उड़ते हुए तीर लेने का। जर्मनी वाले ले रहे हैं, रूस वाले चला रहे हैं, हम तो केवल खबर पढ़ रहे हैं। आपको यदि ये खबर समझ में आ रही हो तो कृपया करके इस खबर को अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन लिंक में डाला हुआ है, जहां पर गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला उपलब्ध है, जिस पर हम बहुत ही सुंदर नोट्स फॉर्मेट में आपको ये सारी जानकारी A4 शीट पर बना के दे रहे हैं। और साथ में हम अपनी पाठशाला पर आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि पेड फॉर्मेट में हैं, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ा और समझा गया है। लेकिन यदि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहां से आपको आपके लिए फ्री में ई बुक, फ्री में टेस्ट और इन्फोग्राफिक्स की फैसिलिटी मिलती है। यदि आप पेड कोर्सेज में एंट्री लेते हैं तो फिर कहना ही क्या, आपका ज्योग्राफी से तो मैंने डर खत्म कर दिया है। अब इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपकी एंट्री होने वाली है, उसके लिए नया बैच अनाउंस किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लें और एक फ्री डेमो क्लास भी देख लें। कुल कीमत कोर्स की 1999 है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए। विवेक कुमार लिख रहे हैं कि सर, रशिया वालों ने आपकी बात मान ली, उन्होंने यहां रशियन हिंदी न्यूज़ स्टार्ट कर दिया है, ट्वीट किया है उन्होंने। ऐसा अगर ऐसा हो गया है तो मतलब अच्छी बात है, हमारी क्लास नोटिस हो रही है। हाँ जी, रुद्रांशी, बिल्कुल जर्मनी के हाथों शुरू होगा, हमें भी यही लग रहा है। दिल मांगे मोर लिख रहे हैं, सर ये नहीं बताया रशिया 1 साल बाद क्यों लेने आया अपने डिप्लोमेट्स को। भाई वो इसलिए लेने आया ना कि उस समय मामला ठंडा पड़ गया। अब तुम उसी मुद्दे को 1 साल बाद फिर निकाल के ले आए कि नहीं नहीं मुझे पता चल गया भूसा नरसंहार तुमने किया था। तो फिर जर्मनी ने कहा कि रशिया ने सोचा होगा कि पहले तो हमने सोचा कि तुमने गुस्से गुस्से में कर लिया है, लेकिन अब जब तुम मान ही नहीं रहे हो तो भाई अब हम अपने आदमी भी लेने आएंगे और तुम अपने भी लेने आओ। कुछ ऐसा हुआ होगा। शुभम आचार्य जी लिख रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, प्लीज टेल द टेक्निक टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विद योर वीडियोस। शुभम आचार्य जी, इस कमेंट के आंसर में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ किसी रविवार वार्ता में इस विषय पर चर्चा कर ली जाएगी। आकांक्षा चौधरी, बेटा लैपटॉप पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन भविष्य में प्लानिंग है कि हम आपको लैपटॉप पर विंडो का एप्लीकेशन उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है।
राहुल कुमार लिख रहे हैं कि अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर आप इन्फोग्राफिक्स भी रामसर साइट्स वाली भी करवा दीजिए। करवा देंगे बेटा, है ना। अभी हाँ, लास्ट टाइम मुझे एक बच्चे ने सजेशन दिया था कुछ इन्फोग्राफिक्स का, वो ऐड करवा दी गई है। एक चीज और हमने ऐड करवा दी है, अब आपको ना एनसीईआरटी की बुक्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमने एनसीईआरटी की बुक्स भी अपने एप्लीकेशन पर डलवा दी है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सरकारी है। तो आप जाकर के एक ही जगह पर उस रिसोर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स भी आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सत्यम सर जी, लगता है विश्व युद्ध की तैयारी हो जाएगी तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। चिंता मत करो, इंडिया में फिर भी पढ़ने के लिए नौकरियों की जरूरत होगी और लोगों की जरूरत होगी, पढ़ते रहो। वारियर लिख रहे हैं iOS भी कर लो। iOS अवेलेबल है, आप जाकर के ढूंढ सकते हैं। एप्पल पे भी अपना एप्लीकेशन उपलब्ध है भाई, है ना। बढ़े आगे। आरएनए की मैगजीन बिल्कुल आने वाली है भाई। अंकित कुशवाहा, अभी मतलब इस अप्रैल की आपको 1 मई पर मिल जानी चाहिए, है ना। चल रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है राहुल कि मुगल्स नहीं आए। गुरुजी, अमृतपाल अरेस्ट पर कब वीडियो आएगा? मतलब ऐसी उसको फुटेज देने की मुझे कोई जरूरत लगी नहीं थी, मतलब शुरुआत में लगी थी क्योंकि वो कुछ इस तरह का काम कर रहा था। अब अपराधी है तो गिरफ्तार ही होगा, उसमें मतलब क्या न्यूज़ लेनी, अपन कोई न्यूज़ हाउस तो है नहीं। उसकी कोई ऐसी चीज़ निकल कर आए जिस पर समझाने की ज़रूरत पड़े तो उस पर वीडियो ले आऊँगा, है ना। मतलब ये तो पहले ही बता दिया था, गिरफ्तार तो होना ही था अमृतपाल को, उसमें क्या ही नया था। मतलब वो तो केवल फिर एक खबर रह जाएगी, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा होगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए बढ़े आपके। पढ़ाते हैं कि मन करता है। श्रीतम साहू, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मन करता है आपको पप्पी देने का। श्रीतम बचा के रखो इसे, तुम्हारी पप्पी झप्पी लप्पी सब लेने वाले लोग आएंगे, है ना। अजब अजब स्थिति है भाई, मतलब तुम लोग कमाल हो भाई। कोई भर भर के लव यू भेज रहा है, कोई प्यार भेज रहा है। मतलब पढ़कर खुश हो तो रिजल्ट ला के खुश करो ना हमें। मतलब हमको खुश करने के तरीके जितने तुम्हारे अच्छे हैं, हम इनसे कृतार्थ हैं ना। ये पप्पी झप्पी लप्पी भी ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले पढ़ लो यार, गजब क्रिएचर हो यार। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट आ गया, सर आप पतले हो गए हैं। अभी देखो बेटा, पतले होने की तो शुरुआत है, एक दिन तुमको बिल्कुल बदल के दिखाएंगे। हो रहे हैं ये सही है, लेकिन हाँ एकदम श्रिंक होने जा रहे हैं। चलें बढ़े आगे, आ जाओ अब अगली खबर की तरफ चलते हैं भाई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनाते हैं आपको। हाँ भाई, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर अपनी पाठशाला पर साउथ अमेरिका पढ़ा है, मैंने उनको पढ़ाते समय भी खूब अच्छे से ये कहा था कि बेटा ध्यान कर लो, ये सारे देश बड़े काम के हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप अभी भी ध्यान से समझ लेना, काम की चीज़ है। क्या बताने जा रहा हूँ, आइए सुनिए। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को याद है कि गुयाना ने भारत को कच्चे तेल के निर्यात पर छूट देने से इनकार किया है, ये खबर है। आप पूछेंगे कौन आ गया सर गुयाना, जो हमको तेल में छूट देने से इनकार कर रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार खबर मैंने कुछ दिनों पहले अपने इसी YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर कवर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यूएस की वजह से 2 दक्षिण अमेरिकी देश लड़ रहे हैं। कौन कौन से? एक देश का नाम था वेनेजुएला और एक देश का नाम था गुयाना। याद आ रहा है? वेनेजुएला और गुयाना की लड़ाई मैंने, अच्छा आपने नहीं देखी हो तो कृपया करके देख लेना, अपने ही इसी YouTube चैनल पर अपन ने डाल रखी है। ये क्यों बताई थी तो मैंने आपको, यदि थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, नहीं भी आ रहा हो तो आज जान लेना। तो ये मैंने इसलिए बताई थी कि गुयाना के सामने वाला जो क्षेत्र है, जो कि समुद्री क्षेत्र है, वहां पर ऑयल रिजर्व मिल गए हैं, ऑयल डिस्कवर हुआ है। ऑयल डिस्कवर किसने किया है? तो मैंने जवाब दिया था कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सॉन मोबिल। एक्सॉन मोबिल नामक एक कंपनी है जिसके द्वारा इस तेल के भंडार को खोजा गया था। गुयाना के सामने वाले समुद्र के अंदर तेल के प्रचुर भंडार खोजे गए थे, जिन पर वेनेजुएला अपना क्लेम कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो बेहतर है। अब जब तेल निकालोगे, तुम तो बिल्कुल मुट्ठी भर के देश हो, तो उस तेल का करोगे क्या?
ऐसी स्थिति के अंदर तुम्हारे तेल को खरीदने वाले लोग भी चाहिएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने जबरदस्त तरीके से दिन इस गुयाना के बदले हैं, ईश्वर करे हर देश के दिन ऐसे ही बदलें। बोले क्यों ऐसा कह रहे हो? भाई साहब, जो देश कभी गरीब देश हुआ करता था, कोई जानता नहीं था, बच्चे कंफ्यूज होते थे फ्रेंच गुयाना और गुयाना में, उसके दिन ऐसे बदले भाई साहब कि वो तेल बेचने वाला देश बन गया। और ये दिन ज्यादा पुराने नहीं है, 2015 के बाद दिन बदले हैं इसके। भाई साहब, मुश्किल से 8 साल में किसी का अगर तकदीर बदलना हो तो गुयाना जैसा बदले। इतना तेल मिल गया कि ये प्रतिदिन मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल बाहर निकाल सकता है। इतने तेल के भंडार निकल गए कि ये अपने आप में गल्फ नेशंस की तरह अपने आप को ट्रीट करने लग गया है। कुवैत, बहरीन जैसी इसने अपने आप के ऊपर सोच बना ली है। एक गजब इंटरेस्टिंग चीज इस देश के बारे में यह है कि यहां के राष्ट्रपति और यहां के उपराष्ट्रपति दोनों ही इंडियन ओरिजिन के हैं। यहां के उपराष्ट्रपति तो अपने अमेठी के, यूपी के रहने वाले हैं, और यहां के जो राष्ट्रपति हैं वो इंडो गुयाना ओरिजिन के हैं, यानी उनके फोरफादर्स लोग पहले ही गुयाना चले गए थे। इंडियन ओरिजिन के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हुए भी खबर यह आती है कि गुयाना ने इंडिया से कहा है कि वो सस्ता तेल, डिस्काउंटेड तेल इंडिया को नहीं देगा। यार मतलब भारत के लोग हो तुम, भारत से बाहर जाकर के तुम भारत को सस्ता तेल नहीं दिला सकते हो क्या? तो नहीं भाई, इन्होंने कहा है कि सस्ता तेल तो नहीं दे पाएंगे सर, लेकिन तेल के भंडार के जो कुएं हैं ना वो आप हमसे ले लो। मतलब तेल निकाल ही लो ना। आप सोच रहे हो कि अनाज खरीदेंगे, आप वो लोग हो जो अनाज नहीं खेत खरीद सकते हो, तो खेत खरीदने आ जाओ, हम आपको लीज पर देने के लिए तैयार हैं। क्या है ये पूरी कहानी आज के सेशन में बतलेंगे, समझेंगे कि गुयाना ने किस प्रकार से हाल ही में कहा है कि वो डिस्काउंटेड रेट पर तो तेल नहीं दे पाएगा, लेकिन हां अगर इंडिया चाहे तो हमारे पास आकर के बोली लगा ले। हमारे यहां पर जुलाई के अंदर कुओं की बोली लग रही है, फील्ड्स जो ऑयल फील्ड्स हैं उनकी बोली लगेगी। आपकी कंपनियों को कहो कि वो यहां आएं और हमारे यहां से उन ऑयल फील्ड्स को ले जाएं। आप पूछेंगे ये कब से शुरू हुआ? साथियों 2015 की खबर आप देखें, क्या खबर है? गुयाना सेज एक्सॉन डिस्कवर ऑयल इन ऑफशोर ब्लॉक। इधर एक खबर और देखिए 2022 की, एक्सॉन स्ट्राइक ऑयल अगेन इन गुयाना विद 2 न्यू डिस्कवरीज। ये एक्सॉन मोबिल करके जो अमेरिकी कंपनी है, इसने गुयाना में जबरदस्त तेल खोजकर निकाल दिया। अब तक जिन्होंने मैपिंग पढ़ रखी है हमारे साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, वो तो खटाक से आसपास के देश भी पहचान गए होंगे। गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, सब जान गए होंगे। लेकिन जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैपिंग की क्लास नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैप तो मैं फिर भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि दुनिया को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका मैप जान लेना। आइए आपको मैप जनवाते हैं। हमारा प्यारा भारत ये रहा। अब अगर आपको प्यारे भारत से दक्षिण अमेरिका के दर्शन कराए जाएं तो दक्षिण अमेरिका इतनी दूर बैठा हुआ है। दक्षिण अमेरिका में यहां पर छोटू मोटू से देश हैं, उन छोटे मोटू देशों को हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। इधर देखिए 3 देश, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिखाई दे रहा है फ्रेंच गुइनिया, इसके बगल में दिखाई दे रहा है सूरीनाम, इसके बगल में दिखाई दे रहा है गुयाना। मेरे प्यारे साथियों, अब तक तो हमें पता था कि सूरीनाम के ही राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। अब हमें पता चल रहा है कि जो गुयाना है इसके भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मूल के हैं। भाई साहब, इसी देश की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनमें फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, ये सब अपन ने पढ़े हुए हैं। इनमें से जो गुयाना देश है ये आज सुर्खियों में है। ये देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पड़ोस में है किसके? वेनेजुएला के, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञात तेल का भंडार रखता है। यानी यहां पर तेल की लॉटरी लग गई है साहब। अब अगर ऐसा है तो हम खुश हों कि दुखी हों कि हमारे ही देश के एक आदमी ने वहां पर तेल निकाल लिया है? हम दुखी भी हैं और खुश भी हैं। दुखी इस बात से हैं कि जनाब आपने इतनी दूर निकाला है कि आपके पास जहाज भेजने में हालत खराब हो जाएगी। बोले कैसे? बोले तुमसे तेल मांगने के लिए रास्ता क्या अपनाना पड़ेगा। हाँ भाई, जिन्होंने अपनी पाठशाला पर मैपिंग की क्लासेस पढ़ी हैं आंसर देते चलो फटाफट। फ्रेंच गुयाना से निकले एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन से घुसे जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन और मोरक्को के बीच में, लेकिन जिब्राल्टर पर कब्जा यूके का। जिब्राल्टर स्ट्रेट से अंदर एंट्री कर गए। कहां पर एंट्री कर गए? मेडिटेरेनियन ओशन में। मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर यहां पर एंट्री करते हुए घूमते घामते घूमते घामते पहुंच गए इधर। क्या मिल गई? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल में एंट्री कर गए, ये रही स्वेज कैनाल।
स्वेज कैनाल से एंट्री करके लाल सागर, लाल सागर से एंट्री करके बाबे मंडल, बाबे मंडल से गल्फ ऑफ आदेन, गल्फ ऑफ आदेन से अरब सागर और इंडिया। मतलब यदि आपको इंडिया आना है तो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब तेल इतना लंबा रास्ता तय काय पे करेगा? जहाज पे। जहाज पे क्या खर्च होगा? तेल। यानी तेल लाने के लिए तेल खर्च करना पड़ेगा। ये तो वो बात हो गई कि जितना तेल लाओगे उसमें से आधा तो खुद ही फूंक लाओगे। ऐसी स्थिति में भारत को इसका माल भाड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ज्यादा माल भाड़े के चलते, अच्छा ज्यादा माल भाड़ा तो हमें रूस से तेल लाने में भी पड़ता है, लेकिन रूस ने हमें ऑलरेडी सस्ते दामों पर दे करके माल भाड़े का जो हमारा घाटा है वो मैनेज कर लिया। तभी तो इंडिया अपना लगभग 1/4 तेल अभी रूस से मंगाता है। गुआना से भी हमने यही कहा कि यदि तुम चाहते हो इंडिया के तेल खरीदे तुम्हारा, तो भैया हमारा इतना किराया लगा के हम तेल लेने आएंगे, हमें सस्ते दामों पर दो तो बात बने। इन्होंने हाल ही में इस चीज से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा सर सॉरी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम क्या खुद गए थे क्या तुम्हारे पास कि तेल दे दो हमें? नहीं भाई। देखो इंडिया में इन दिनों एक गजब की चीज चल रही है। क्या? इंडिया से जो पैसे वाले लोग बाहर जाके सेटल हो गए या कोई बाहर पावरफुल पोजीशन पर चला गया, उनको सम्मानित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे एज एन प्रवासी, ऐसे औरों को भी इनवाइट किया जाता है। उसी इनविटेशन में इस बार गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए थे। गुयाना के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ये इंडिया आए थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर। और जब इंडिया आए थे तब इन्होंने भारत और गुयाना के बीच में अच्छे संबंध बने इसकी चर्चा की थी। गुयाना ने कहा था कि हम लोग गैस और जो ऑयल ब्लॉक हैं ये इंडिया को देना चाहते हैं, यानी इंडिया हमसे तेल खरीदने की जगह तेल के कुएं ही खरीद ले, जहां पर ऑयल निकल रहा है वही जगह हमसे ले ले। ये आकर के इंडिया को ये ऑफर देकर गए थे। गुयाना ने इंडिया से कहा था कि वो इंडिया से एक एक्सपेक्ट करते हैं एक प्रपोजल लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल परचेज का। इंडिया लंबे समय तक हमसे तेल खरीदे, हम ऐसा एग्रीमेंट चाहते हैं। साहब ये तो प्रेसिडेंट साहब की बात थी। इनके जस्ट पीछे पीछे इनके वाइस प्रेसिडेंट चले आए। ये 24 फरवरी 2023 की खबर देख रहे हो। गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं और इंडिया आकर, ये अमेठी वाले हैं, ये इंडिया आते हैं और यहां पर एक खबर छपती है कि गुयाना दुनिया का वर्ल्ड्स न्यूएस्ट ऑयल पावर बनकर उभरा है, क्योंकि इसके पास में 11 बिलियन बैरल ऑयल का पता चल चुका है। इतना तेल इसके पास में पता चल गया इस कैरेबियन देश के पास में, जिसने इस जानकारी को दिया। तो ये कौन है? ये इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम क्या है? भारत जगदेव। इंडिया में उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले हैं। ये वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हैं साहब। तो इन्होंने भारत से कहा कि देखिए हम आपको सस्ते दारों पर तेल नहीं दे पाएंगे। यही सुर्खी बन करके आई है। इन्होंने क्या कहा कि इसकी जगह इंडिया के जो बायर्स हैं वो वहां आकर के तेल का कुआं खरीद लें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? अगेन, अगर हम तेल का कुआं खरीद भी लें तो अल्टीमेटली लाना तो हमें ही पड़ेगा ना। आप खरीदने के लिए किसे भेज सकते हैं? देखिए दुनिया में इंडिया से बाहर जहां पर भी तेल निकलता है, हमारी तरफ से एक सरकारी संस्था है वो जो जहां जाती है, चाहे फिर वो रशिया हो, चाहे फिर वो वेनेजुएला हो, चाहे वो गल्फ नेशंस हो, इंडिया की तरफ से मेरे और इसके साथ साथ वियतनाम हो, सब जगह जो कंट्री का हमारी देश का जो मशीन जाता है उसका नाम है ONGC। मेरे प्यारे साथियों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो भारत का है, इसने एक अपनी और कंपनी बना रखी है जिसका नाम ही है ONGC विदेश। ये ONGC विदेशों में जाकर के तेल के कुएं या तेल के क्षेत्र खरीद लेती है और खुद ही वहां पर तेल तलाशती है और तेल खरीद कर लाती है। ऐसी स्थिति में फ्रेट को भरने के माल भाड़े के प्रभाव के चलते भारत अगर तेल के कुएं खरीद लेता है या क्षेत्र खरीद लेता है तो बात दूसरी है। फिलहाल के लिए गुयाना से हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं है। यही कारण है कि हम अपना ऑयल परचेज करने के लिए मिडिल ईस्ट को ही प्रेफर करेंगे। हालांकि अभी तक 14 कंपनियों ने यहां पर इंटरेस्ट जाहिर किया है। इंडिया जो है वो इन क्षेत्रों में अभी तक है या नहीं, ये जुलाई तक पता चलेगा। फिलहाल के लिए गुयाना खुद भी कतर, यूके और यूएई जैसे देशों से बात कर रहा है कि भाई थोड़ा ज्ञान दे दो, तेल तो मिल गया, अब इसे बेचे कैसे? हाल ही में हल्दी की गांठ तो मिल गई है, अब पंसारी बने कैसे, ये हमें बता दो। ठीक है, उम्मीद है आप साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसी बीच में एक खबर आती है और खबर है कि भारत के विदेश मंत्री, 23 अप्रैल की खबर आप देख रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर आप गुयाना पहुंच चुके हैं।
यहां देख लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर इस समय गुआना में हैं, वहां की विजिट पर हैं। तो इसका मतलब कुछ तो कंक्रीट होने वाला है। क्या होगा जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इंडिया जिनसे तेल खरीदता है उनमें देशों का सिलसिला आपके सामने है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञात पेट्रोलियम रिजर्व की बात की जाए तो वो वेनेजुएला है, लेकिन जल्दी ही वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। जो गुआना कभी 17वें नंबर पर होता था, संभव है कि वो आने वाले समय में टॉप 10 में शुमार हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई हो। अगर आ रही हो तो आपसे छोटी सी गुजारिश, सेशन को साझा करने में कोई कंजूसी ना करें। अभी आप जितने बच्चे लाइव हैं इतने हमारे वीडियो पर लाइक नहीं हैं, तो कृपया करके लाइक का कष्ट भी कर लें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा इस वजह से, है कि नहीं। बाकी अगर आप चाहते हो कि एकदम भाई साहब पढ़ लिख करके विद्वान टाइप से फीलिंग लेनी कि मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में इतना कॉलेज नॉलेज मिल जाए कि मैं पेपर को देखते ही एकदम पेपर की बखिया उधेड़ दूं, तो आपको अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मिल रहा है एक बहुत ही अल्टीमेट कोर्स। किस चीज का? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री का, जनरल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, जिस बैच के माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आवश्यक जीके है उसमें अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही नया बैच आने वाला है। नए बैच के अनाउंसमेंट भी आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप चाहें तो उसकी एंट्री तब भी कर सकते हैं, और यदि पुराने बैच के अंदर एंट्री आपको करनी है तो आप अभी भी इन दिनों भी कर सकते हैं। आपको हमारा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी मात्र 1999 रुपीज़ में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं साहब। अगली खबर बहुत काम की है। क्या काम की है मैं बताता हूं। हाँ जी, शुरू करें। स्थिति नंबर नेक्स्ट, गजब का क्वेश्चन है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर समय मिले तो एक बार जरूर इसे याद कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच चला आ रहा सीमा विवाद रिजॉल्व हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर इंटर स्टेट रिलेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है साथियों, खबर है असम और अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में एक डील पर साइन किया है, जिसमें दोनों ने यह निर्धारित किया है कि वो दोनों के साथ चला आ रहा सालों से बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर लेंगे। और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इन लोगों के बीच में इस डील को साइन करवाया है। हेमंत विश्व शर्मा और पेमा खांडू इनकी प्रेजेंस में गृह मंत्री के द्वारा इन दोनों राज्यों के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में चला आ रहा सालों का बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे खत्म हुआ, आज के सेशन में हम जानेंगे। क्या क्या जानेंगे आज के सेशन में, क्यों चर्चा में है यह खबर, दूसरा समझौते की क्या विशेषताएं हैं, विवाद उत्पन्न कैसे हुआ था, इसको हल करने के प्रयास क्या हुए, समझौता जो ज्ञापन एमओयू अभी हुआ इसका महत्व क्या है, और भारत के अंदर अन्य अंतरराज्यीय विवाद कौन से हैं। यह भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर डाला है। ये जो भी कंटेंट हम यहां पर डाल रहे हैं, ये आपको पूरा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका भी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पर मिल जाएगा, अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहां पर भी हैं आप वहां मिल जाएगा। चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में ये इसलिए है आज की खबर क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 1972 से एक बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है। साथियों, कंटेंट पूरा हिंदी और इंग्लिश में है, जस्ट लाइक आवर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन पर भी हम कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं पेड बैच में, वो भी हिंदी और इंग्लिश भाषा में है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश में 804 किलोमीटर लंबी सीमा एक दूसरे के साथ साझा की जाती है। इस 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा पर विवाद बड़ा शुरुआत से कैसे था वो मैं आपको बताता हूं। असल में क्या है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय की, पूर्वी हिमालय की चोटियों पर बसा हुआ है, या यूं कहिए कि अरुणाचल प्रदेश हिमालय के उस क्षेत्र में बसा हुआ है जहां पर उसकी तलहटी और चोटियां ये दोनों शामिल हैं। आसाम तुलनात्मक रूप से प्लेनर क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए, एक बार के लिए ऐसे समझिए, हमने यदि इसे हिमालय की चोटी के रूप में समझा, तो हिमालय की चोटियों पर या ढलान पर
यहां पर निवास तो कर सकते हो आप, लेकिन निवास के साथ साथ अगर आप ये विचार करें कि मैं यहां पर एग्रीकल्चर भी कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। एग्रीकल्चर के लिए क्या करें? एग्रीकल्चर के लिए ये जो तटीय क्षेत्र है, जो कि इस पूरे की पूरे हिल के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे आप एक प्रकार से तलहटी कह सकते हैं, तलहटी वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर खेती की जाती है। तलहटी पर खेती, बिल्कुल जैसे आप नेपाल के केस में देखते हैं, नेपाल में हिमालय की चोटियां और उसके नीचे की तलहटी वाले जो क्षेत्र हैं, तलहटी पर खेती की जाती है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां और उसकी तलहटी, इस प्रकार से ये चीजें बटी हुई हैं। ठीक है, पहाड़ों का जो तटीय या तलहटी वाला जो हिस्सा है वो मैदान का निर्माण करता है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के केस में मैदान जो है वो आसाम के पास हैं और पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के पास हैं। आसाम से ही अरुणाचल प्रदेश निकला था, तो जब अरुणाचल प्रदेश बना तो मैदानी क्षेत्र तो आसाम ने रख लिया और पहाड़ी क्षेत्र अरुणाचल को दे दिया। तो अरुणाचल के पास जब पहाड़ी क्षेत्र चला गया तो स्वाभाविक सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश को वो जगह उसके लिए कम यूजफुल लगी। भाई स्वाभाविक सी बात है ना, खेती कहां होगी? तराई रीजन में, जहां तलहटी वाला हिस्सा है वहां कृषि हो सकती है, पहाड़ी पर कृषि नहीं हो सकती। तो रोजगार के जो साधन है या कमाई के जो साधन है वो तो तलहटी या तराई रीजन में होते हैं। ऐसी स्थिति में जब अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले एक यूनियन टेरिटरी बनकर बाहर निकला था, फिर एक राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ था, उस दौरान अरुणाचल प्रदेश को बॉर्डर पर पहाड़ ही मिले, तलवटी हिस्सा नहीं मिला। इस कारण से इन दोनों राज्यों के बीच में लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। यह रिजॉल्व हो चुका है। क्या चल रहा था तो मैं आपको बता दूं, दोनों राज्यों के बीच में 123 गांवों को लेकर विवाद चल रहा था। 123 विलेजेस, ये याद रखिएगा, जिसमें अरुणाचल के 12 जिले शामिल थे और असम के 8 जिले शामिल थे। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए, अरुणाचल और आसाम का जो बॉर्डर एरिया है वहां 123 विलेजेस ऐसे थे जिनको लेकर कन्फ्लिक्ट था। इनमें से कुछ अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता था, कुछ को आसाम क्लेम करता था। इन दोनों स्थितियों में 12 राज्य तो अरुणाचल प्रदेश के और 12 जिले तो अरुणाचल प्रदेश के और 8 जिले आसाम के ये विवाद के बीच में फंसे हुए थे। तो 123 गांवों का यहां पर डिसीजन लिया जाना था। तो आप देख सकते हैं 123 गांवों के डिसीजन को लेकर के राज्य सरकारों के बीच में एमओयू साइन हुआ है, इसलिए यह हिस्टोरिक है। कैसे शुरू हुआ था यह विवाद? तो असम अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री विवाद, जो कि आसाम के साथ में अरुणाचल का लॉन्गेस्ट बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो 1951 से शुरू हुआ, जब 3648 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्लेन एरिया ऑफ बालीपारा और सदिया फुट हिल टू दी दारांग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, यानी बालीपारा और सदिया जिले जो अरुणाचल के थे वहां से 3648 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आसाम के दरांग और लखीमपुर जिले को दे दिया गया था। वहां से विवाद शुरू हुआ था। उस समय ये आसाम अरुणाचल एक ही हुआ करते थे, लेकिन जिलों के हिसाब से जो क्षेत्रीय हिस्सा है वो इन जिलों को दे दिया गया था। डिस्प्यूट क्रॉप्ड अप इन 1970s, जब 1970s एंड इंटेंसिफाइड इन 1990s, यानी शुरू हुआ 1970 से। इसका मतलब रूट कब बना? 1950 में। 1970 में यह विवाद शुरू हुआ, 1990 में यह ऊंचाइयां पकड़ गया। कैसे हुआ? क्या 1972 के अंदर आसाम से अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बनाकर सेपरेट किया गया। जब कोई यूनियन टेरिटरी बनी तो वह अपना क्षेत्र चाहेगी, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कहा कि यह तो हमारे ही जिलों में से काटकर इतना बड़ा हिस्सा आसाम को दिया गया था, यह हिस्सा हमें वापस दो। जो जिले अरुणाचल को दिए गए उनमें से निकाल के आसाम को दिया गया था, ये हिस्से हमें वापस दो। किसी ने नहीं सुना। यूनियन टेरिटरी पर केंद्र का शासन होता है, इसलिए भी शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे चलकर 1987 में इस अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया। इस 87 को, इसी को 90s कहते हैं। 87 में जब इसको राज्य का दर्जा दे दिया, अरुणाचल प्रदेश को रियलाइज हुआ अब तो हम राज्य बन गए, हमारी इकोनॉमी को चलाना, हमने अपने लोगों की देखभाल करना अब राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी जमीन को क्लेम किया जाना चाहिए। तो आप सोचिए, लगातार 36 साल से, इवन 35 साल से, क्योंकि 22 में रिजॉल्व हो गया था मैटर, इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद मचा हुआ था कि हमारी जमीन वापस करो। यह विवाद इतना बढ़ा कि इन दोनों के विवाद को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया,
दोनों राज्य अपने अपने बॉर्डर की डिमांड में कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। फिलहाल जो फैसला आया है वो फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। क्या है, जिन 123 गांवों को लेकर विवाद था उनको दो भागों में बांटा गया। कैसे, 71 गांवों का एक झुंड बनाया गया और 52 गांवों का एक झुंड बनाया गया। इन 71 गांवों में से एक अरुणाचल प्रदेश से आसाम को दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश से एक गांव तो आसाम को दे दिया, क्योंकि 12 जिले अरुणाचल के और 8 जिले आसाम के, तो एक गांव उठा करके अरुणाचल से आसाम को दे दिया और 10 गांव ऑलरेडी उन 123 में से आसाम में ही रहने दिए, लेकिन 60 गांव आसाम से निकालकर अरुणाचल को दे दिए गए। यानी यह अपने आप में गिव एंड टेक प्रकार का एग्रीमेंट दोनों राज्यों के बीच हुआ है, जहां अरुणाचल प्रदेश को आसाम से एक अपना हिस्सा वापस मिलता दिख रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा क्षेत्र वापस आ गया, दोनों ने मध्यम मार्ग अपनाया, कुछ हिस्सा इन्होंने इनको दिया, कुछ हिस्सा इन्होंने इनको दिया। तो एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को 60 गांव उठाकर दे दिए गए कि ये लीजिए, ये आपके हुए। अब बाकी बचे जो 52 गांव हैं, उनमें से 49 की सीमाओं का निर्धारण वहां की रीजनल कमेटी द्वारा किया जाएगा। यानी उन गांवों से कहा गया है कि आप अपने लेवल पर डिसाइड करो कि आप आसाम के साथ रहना चाहते हो कि अरुणाचल के साथ रहना चाहते हो, सीमा कहां से डिसाइड होगी ये आप बताइए। और ये काम इन्हें अगले 6 महीने में पूरा करना है। जबकि भारतीय वायुसेना की बॉम्बिंग रेंज में बसे हुए 3 गांवों का पुनर्वास होगा। यानी एक प्रकार से कुल 120 गांवों का वितरण होना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 60 गांव सीधे अरुणाचल तक चले गए हैं, बाकी उनमें से 10 कुल 11 गांव जो हैं वो आसाम को मिले हैं और 49 गांव पर निर्णय लिया जाना है कि ये किधर जाएंगे। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई। यानी आसाम और अरुणाचल के बीच में यदि इस प्रकार के बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गए तो सोचिए पूर्वोत्तर में कितनी शांति की लहर आएगी, और यह बात निश्चित है। मैप पर भी थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। देखिए ये रहा आसाम, पूर्वोत्तर के अंदर जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें आप देख सकते हैं आसाम के उत्तर पूर्व की तरफ बसा हुआ अरुणाचल। ये पूरी सीमा रेखा है जो 804 किलोमीटर की साझा की जाती है आसाम के साथ अरुणाचल की, जिनमें आसाम के ये जिले लगे हुए हैं सीमा के साथ में और अरुणाचल के ये वाले जिले सीमा के साथ में लगे हुए हैं। सारे जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैप पे मैंने समझाने का प्रयास कर दिया है। ये पूरा कंटेंट मैंने आपको हिंदी में भी दे दिया है और इंग्लिश में भी दे दिया है, ठीक है ना साथियों। 2022 में 5 जुलाई 2022 में दोनों राज्यों ने बैठ करके एक नामसाई डिक्लेरेशन पर साइन किया था, ये याद रख लेना। इस नामसाई डिक्लेरेशन में इन दोनों ने तैयारी कर ली थी कि हम इस रिश्ते को सही कर लेंगे, यानी कि इस डिस्प्यूट को एंड कर लेंगे। आज उस पर हस्ताक्षर हो गया है, इसलिए आप इस खबर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जानकारी समझ में आई। अब चर्चा करते हैं कि रिसेंटली क्या और जगह भी ऐसा हुआ है। जी हां, भारत में कहीं कहीं पर और भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हमने वो बॉर्डर डिस्प्यूट आपको लिखित में दे दिए हैं, एक ही जगह पर कंटेंट उपलब्ध करा दिया है। असम मिजोरम का बॉर्डर डिस्प्यूट, हरियाणा हिमाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट, हिमाचल लद्दाख का बॉर्डर डिस्प्यूट, मेघालय असम का डिस्प्यूट, असम नागालैंड का डिस्प्यूट, और इनके लिए क्या क्या स्थितियां फिलहाल चल रही हैं, ठीक है ना। एक बार इस कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से हमने कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। क्लियर, डन, डन हो गया। क्लियर, ऑल वेल। आगे बढ़ते हैं। स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट मतलब जब भी होता है विवाद तो बेलगावी को लेकर के सवाल पूछा गया, ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको चाहिए तो अभी इंडियन मैप शुरू होने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने वाली है। 1 तारीख से नया बैच शुरू होने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप उसमें से वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग खत्म कर लें और फिर उसके बाद न्यू एंट्री आपकी शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले खबर की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्या खबर है? भारत में जल निकायों पर पहली बार सेंसस कराया गया है। अब हिंदी में इसको जनगणना लिखा गया है, वैसे केवल ये गणना है, काउंटिंग करवाई गई। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो वाटर बॉडीज हैं इनकी काउंटिंग कराई गई है, और उस काउंटिंग को करवा करके जो जानकारी निकल कर आई है जल शक्ति मंत्रालय की, वो जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है जानकारी में सबसे पहली खबर, क्योंकि ये फर्स्ट एवर है,
इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भारत के अंदर 24 लाख वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज बोले तो तालाब, झील, है ना, और क्या बोलते हैं, एनीकट, या फिर ऐसे स्थान जहां पर पानी को रोका गया है वो क्षेत्र। कितने हैं? 24 लाख क्षेत्र हैं। भारत में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज किसके पास हैं? तो जवाब है पश्चिम बंगाल के पास हैं। तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट एवर सेंसस, पहली बार गणना की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत के वाटर बॉडीज की। खबर निकल कर आई है कि भारत में 24 लाख वाटर बॉडीज हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे आप टाइगर सेंसस याद रखते हैं, जैसे आप कोई और टाइगर रिजर्व के साथ साथ आप मतलब कुछ भी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह याद रखते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में आप इसे याद रखिएगा। इस सेंसर के अंदर जो जानकारी पता चली है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो हम इसको 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल स्रोतों की एक पूरी सूची प्रदान की गई है, जिसमें ग्रामीण और मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं उनका भी अंतर बताया गया है। वाटर बॉडीज के बारे में यहां जानकारी दी गई है। वाटर बॉडीज ये सब लेक, स्ट्रीम, ग्लेशियर, वाटरफॉल, रिवर, ये सब वाटर बॉडीज हैं। ये जनगणना मतलब इनकी काउंटिंग कब शुरू की गई थी? तो 2017-18 के बीच में छठी लघु सिंचाई परियोजना के समय पर इसकी साथ साथ काउंटिंग शुरू की गई थी, जिसका डेटा अब निकल कर आ रहा है। देश में 24,24,540 वाटर बॉडीज हैं। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, 7,47,000, यानी 7.5 लाख वाटर बॉडीज पश्चिम बंगाल में है। और सिक्किम में सबसे कम 134 वाटर बॉडीज का पता चला है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं। सबसे शीर्ष जिला पश्चिम बंगाल का 24 परगना, ये जिले का नाम ही है 24 परगना, याद रखिएगा। इस जिले के अंदर सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है। इंडिया में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज 24 परगना में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा भारत की वाटर बॉडीज स्थित हैं। इस जानकारी के अनुसार वाटर बॉडीज जो हैं उनमें 24 लाख वाटर बॉडीज में से 59% यानी लगभग 60% जो हैं वो हमारे यहां पर पॉन्ड हैं, यानी तालाब हैं। इसके अलावा 15% टैंक हैं। रिजर्वायर जो हैं वो 12% हैं। वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो है, चेक डैम्स जिन्हें कहते हैं, वो 9.3% हैं। लेक्स हमारे देश में कुल 22,361 हैं। और अदर जो छोटे मोटे सोर्सेस हैं वो 2.5% हैं। अगर बात की जाए भारत में टैंक की, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक बने हुए हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक झील बनी हुई हैं। जल संरक्षण योजनाएं जो चल रही हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चल रही हैं। और रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ग्रामीण भारत में 97.1% ग्रामीण भारत के अंदर जल निकाय हैं, लेकिन 2.9% शहरी क्षेत्र के अंदर वाटर बॉडीज स्थित हैं। ये सारी रिपोर्ट से जानकारी निकल कर आई है। आप पूछेंगे इसके फायदे क्या होते हैं, मतलब इससे ये जो जानकारी आपने साझा करी कि वेस्ट बंगाल सबसे आगे, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये याद कर लेना, पेपर में बहुत काम का है। ये पेपर में 4 ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए, याद होना चाहिए। ये सारा कंटेंट मैं आपको एज इट इज लिखित फॉर्मेट में थोड़ी ही देर में अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा, अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर भी डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल क्या बनता है? बड़ा सवाल यह बनता है कि ये जो राज्य हैं इनका क्रम मैंने आपको दिखा दिया। स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो वाटर बॉडीज हैं वो किसके पास हैं? सिक्किम के पास सबसे कम वाटर बॉडीज हैं। अगर हम वाटर बॉडीज लॉस्ट इन एनक्रोचमेंट यानी कब्जा जिन्होंने कर लिया, लोगों ने, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कब्जे हुए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। यदि बात की जाए सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज किस राज्य में है, तो बंगाल में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, दिल्ली, चंडीगढ़ और सिक्किम का नंबर आता है। इससे क्या पता चलता है भाई, हमने क्यों किया ये सेंसस? हमने इसलिए किया ताकि आगे से जैसे देश के अंदर रामसर साइट की गणना की जाती है, तो आने वाले समय पे हमें यह पता चलेगा कितने क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कब्जा कर लिया, किसी ने कब्जा कर लिया, तो उनके बचाव के लिए। क्योंकि रामसर जो मिशन है वो असल में है क्या? वो भी तो ऐसा ही मिशन है ना कि देश के अंदर जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनके ऊपर उनके संरक्षण के प्रयास किए जा सके। वाटर बॉडीज के संरक्षण की तो बात की जाती है उसमें, यहां पर भी वाटर बॉडीज की ही बात की गई है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर? चलिए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है वाटर बॉडी से ही संबंधित, सॉल्व कर लीजिएगा। यूजीसी नेट में पूछा गया है। अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उसके ऊपर गजब फीचर हमने आपके डाल रखे हैं। आइए अगली खबर की चर्चा करते हैं। खबर क्या है? हाल ही में गजब इंटरेस्टिंग चीज हुई। इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि ट्विटर ने हाल ही में ब्लू सब्सक्रिप्शन जो था ना, जो ब्लू टिक लगा होता है नाम के आगे, वो लोगों के नाम के आगे से हटा दिया था।
हटाने की खबर कैसे आई थी वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक न्यूज कवर की थी ट्विटर के बारे में 11 अप्रैल 2023 को, कि ट्विटर ने बीबीसी के नीचे लिख दिया था गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। असल में ये सब क्यों कर रहा है ट्विटर? क्योंकि जब से एलन मस्क ने इसे खरीदा है, जितने दाम में इसे खरीदा है उसका पैसा नहीं वसूल कर पा रहे हैं। भाई आज आपने एक ट्विटर को खरीदा, बनाने में उसको लागत जो आई थी वो किसी से खरीदा नहीं गया था, जैक डॉर्सी ने उसे बनाया था, लेकिन आपने खरीद तो बिलियंस ऑफ डॉलर में लिया, लेकिन उसका पैसा कैसे वसूलोगे? तो इसके लिए एलन मस्क का प्लान था कि मैं ब्लू टिक $8 प्रति माह पर बेचूंगा। $8 प्रति माह पर, यानी लगभग ₹650 पर मंथ के ऊपर नाम के आगे लगा हुआ ब्लू टिक, ताकि लोगों को यह पता रहे कि आप वही हैं जिसने अपना अकाउंट बना रखा है, वेरीफाइड आदमी हो। इस काम को करने का काम जैसे इसने अनाउंस किया, तुरंत लोगों ने इसका गजब स्कैम बना दिया। स्कैम कैसे बना दिया? फर्जी लोगों के नाम से लोगों ने नाम रजिस्टर किए और ब्लू टिक ले लिए। हालात ये हुए कि ब्लू टिक गलत लोगों के पास चले जाने से, क्योंकि वो तो फिर कैसे पैसे पर मिलना शुरू हो गया था, तो लोग अलग अलग नाम से ब्लू टिक धारी हो गए और उन्होंने खबरों को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया। एलन मस्क ने परेशान होकर के ये जो वेरीफाइड का सिस्टम था इसको बदल दिया और उसने 3 तरह के वेरीफाइड बैज निकाल दिए। क्या क्या निकाल दिए? गोल्ड, ग्रे और ब्लू कलर के इसने बैज निकाल दिए। ब्लू आम जनमानस को देने के लिए, गोल्ड बिजनेसेस को देने के लिए, और ये राजनेताओं को देने के लिए डिसाइड कर लिया। फिर ये डिसाइड किया गया कि आगे चल करके जो गोल्ड चेक है ये वाला जो बिजनेसेस को दिया जाएगा, इसको $1000 प्रति माह पर दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस वाले इसका गजब यूज करते हैं। इस तरह से इसने ब्लू टिक और ग्रे टिक और गोल्ड टिक बांटना शुरू किया, लेकिन लोगों ने लिया ही नहीं। लोगों ने कहा जब तक मुफ्त में चल रहा है तो फिर हम क्यों लें। इस पर एलन मस्क को यह बात समझ में आई कि जब तक लोगों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं। इन भाई साहब ने 21 अप्रैल को जितने भी लोग ब्लू टिक धारी थे, इनके नाम के आगे से ब्लू टिक हटा दिया। आप यहां पर देख सकते हैं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे सबके नाम से ब्लू टिक हटा दिया। आपको याद होगा कल परसों सत्यपाल मलिक जी का जो मैंने केस कवर किया है, कल ही किया है, उसमें भी मैंने बताया कि नाम के आगे ब्लू टिक गायब। 20 तारीख की रात 12 बजे के बाद से लोगों के नाम के आगे से ब्लू टिक हटा दिए गए और कहा गया कि पहले पेमेंट करो, नहीं तो ब्लू टिक नहीं रहेगा। उसमें राहुल गांधी जी, योगी आदित्यनाथ जी, विराट कोहली जी, रोहित शर्मा, अभिषेक बच्चन, सभी को इनके आगे जितने बड़े नाम थे, देखो ये रहे योगी आदित्यनाथ जी, 24.3 मिलियन सब्सक्राइबर, फॉलोअर, हटा दिया। विराट कोहली हटा दिया। सलमान खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अमिताभ बच्चन, सबके नाम के आगे से ब्लू टिक हटा दिया कि भैया ब्लू टिक लेना है, पैसे भुगतान करो, ब्लू टिक ले लो। कोई बात नहीं साहब, ब्लू टिक हटा दिया तो अब तो हाहाकार होना ही था। लोगों में इतनी बड़ी मास फॉलोइंग, पता नहीं कितने लोग विराट कोहली के नाम से ट्वीट कर देंगे, फर्जी जानकारियां आ जाएंगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं इसमें। आप पूछेंगे कि ये लोग ट्विटर पर टिके क्यों रहते हैं, बड़े बड़े इतने बड़े स्टार्स जो हैं, ये सलमान खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वगैरह, ये सब टिके क्यों रहते हैं? क्योंकि असल में ये ट्विटर पर ट्वीट करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाते हैं। किसी एक का सिंगल ट्वीट करने के ये लोग करोड़ों रुपए लेते हैं। तो भाई एलन मस्क तो यही कह रहा है कि आप इतना रुपया ले रहे हो तो ब्लू टिक के नाम पर पैसे मुझे भी दे दो। कोई बात नहीं भाई साहब, ब्लू टिक हटते ही मजा आने लग गया। इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि जिसने ये ट्विटर बनाया था, जैक डॉर्सी, एलन मस्क ने उसके नाम के आगे से भी ब्लू टिक हटा दिया। बस यहां गलती हो गई इससे। किससे? एलन मस्क से। इसके पास से नहीं हटाना चाहिए था। भाई साहब यहां पर लोगों ने मीम्स की बारिश कर दी। क्या? कोहली का, धोनी का, रोनाल्डो का, सबका ब्लू टिक रिमूव करेगा तेरा एलन। वो है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग, बिल्कुल उसी अंदाज में इसने ब्लू टिक रिमूव किए। लेकिन गलती से भाई साहब ने जैक डॉर्सी का भी कर दिया। जैक डॉर्सी का नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच में क्या क्या हुआ मीम मार्केट में वो आप जान लीजिए। भाई साहब जितने भी इंडिया के छोटे मोटे सेलिब्रिटीज हैं, सबके आगे से ब्लू टिक जब हटा तो भाई धीरे धीरे लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, मीम बनाना शुरू किया कि एलन मस्क ब्लू टिक वापस लौटाओ। थोड़ी ही देर बाद में ऐसा हुआ कि जब ये चीजें हटना शुरू हुई, पेड यूजर्स को ही आना शुरू हुई, तो एलन मस्क ने अपने द्वारा ये खबर डाल दी थी, पहले भी अप्रैल 12 में डाल दी थी कि मैं 20 तारीख को ये ब्लू टिक हटाऊंगा। हटा दिए। लेकिन ब्लू टिक मतलब सब्सक्रिप्शन के अंदर उसने ये कहा था कि अगर आपको चाहिए
तो मंथली 650 रुपए दीजिए, सालाना 6800 रुपए दे दीजिए अगर आप वेबसाइट के थ्रू ट्विटर यूज करते हैं, और अगर आप मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं तो 900 रुपए प्रति महीना दीजिए, और सालाना सब्सक्रिप्शन मोबाइल के लिए तो उपलब्ध ही नहीं है अगर आप ब्लू टिक लेना चाहते हो। कोई बात नहीं। अब बारी आती है इंडिया से अमिताभ बच्चन जी की। क्या अमिताभ बच्चन जी हालांकि बाद में जब इनको ब्लू टिक वापस मिल गया, उससे पहले इन्होंने कुछ ट्वीट किए। और क्या ट्वीट किए? ए ट्विटर भैया सुन रहे हो, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होते हैं ना हमारे नाम के आगे, वो तो वापस लगाए दे भैया, ताकि लोग जान जाए कि हम ही हैं अमिताभ बच्चन। हाथ तो जोड़ लिए रहे हैं हम, अब का गुड़वा जोड़ी पड़ेगा। तो इन्होंने मतलब भोजपुरी भाषा के अंदर, इलाहाबादी प्रयाग के अंदर अपनी तरफ से ट्विटर को टैग करते हुए कहा कि यार हम तो पैसे भी भर दिए हैं, हमें अपना ब्लू टिक वापस दे दो। ऐसी स्थिति में जो अमिताभ बच्चन एलन मस्क को मना रहे हैं, लोग उसके भी मीम बना दिए हैं। एलन नाराज है क्या भैया, मेरा ब्लू टिक देना भाई, पैसा लावा। भाई साहब मीम का मार्केट गजब तरीके से ऊपर चलने लगा, लोग खूब आनंद लेने लगे इस बात के कि एलन मस्क ने सबसे ब्लू टिक छीन लिया। लेकिन धीरे से अमिताभ बच्चन को फिर से, क्योंकि वो पेमेंट कर चुके थे, तो ब्लू टिक वापस मिल गया। पेमेंट करने के बाद उन्होंने फिर से एलन मस्क को धन्यवाद दिया और कहा तू चीज बड़ी है मस्क मस्क। एलन मस्क सुर्खियों में रह लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे दे करके भी नहीं लिया, कि मतलब एलन तुम इतने बड़े थोड़ी हो जाओगे कि हमसे खरीदवाओगे। इस चक्कर में एलन मस्क को झुकना पड़ा। कारण केवल इतना ही था क्या? नहीं साहब। तो जिस जैक डॉर्सी का इन्होंने हटाया था ना जनाब, मैंने आपसे कहा था ना, वही गलती हो गई। उन जैक डॉर्सी भैया ने तुरंत एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। क्या नाम था? ब्लू स्काई। जी हां साथियों, इन्होंने ब्लू स्काई नाम से ट्विटर की ही रेप्लिका तैयार कर दी। ये तो भाई जो ट्विटर बना सकता है तो कुछ भी बना सकता है, इसने ब्लू स्काई बना दिया। और वही सारे फीचर्स जो ट्विटर पर थे वो ब्लू स्काई पर डाल दिए। ब्लू स्काई पर डालते 20,000 से ज्यादा इनके सब्सक्रिप्शन हो गए। 2019 से बना के रखा हुआ था इनने कि एक दिन तो आएगा जब ट्विटर से जाऊंगा तो ये बनाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ। टीचर ने अपनी कोचिंग बेची, दूसरी कोचिंग खोल ली। ये बिल्कुल वैसा ही काम यहां पर हो गया। अब भाई साहब ये जो काम हुआ, इसके बाद एलन मस्क को समझ में आया कि भाई अगर ऐसा हो गया, थोड़ी ही देर में कोई दूसरा रिप्लेसमेंट भी तैयार होने लग जाएगा, कोई और आ जाएगा मार्केट में उतर करके कि अब नहीं चलेगा ये सब। ऐसी स्थिति में एलन मस्क ने देर रात लौटाने शुरू किए। पैसे मत दो, फिर भी उसने ट्विटर हैंडल लौटाने शुरू किए। वापस से ब्लू टिक्स लोगों को लौटने शुरू हुए, और लौटते लौटते वापस जिनके सुबह हटे थे उनमें से योगी आदित्यनाथ, रतन टाटा, इन सबको वापस ब्लू टिक मिलने लगे। उमर अब्दुल्ला, ये जितने भी लोग थे, और ये सब यही कहते रहे कि भाई हम लोगों ने तो पैसे नहीं भरे, फिर भी हमें ब्लू टिक वापस मिल गया है। ठीक है, अब इन्होंने जब वापस ब्लू टिक दिए तो देते देते, क्योंकि ये तो पूरा इतने लोगों को एक साथ तो मॉनिटर कर नहीं सकता, कोई एल्गोरिदम लगा होगा। जब वापस देने लगा तो देते देते कुछ डेड लोग जो हो चुके हैं, जो अब नहीं है इस संसार में, उन्हें भी वापस ब्लू टिक दे दिया। तो लोगों ने फिर इसकी फिरकी ले ली, जिनमें से एक हॉलीवुड स्टार और एक बॉलीवुड स्टार, इन दोनों के नाम के आगे भी वापस ब्लू टिक आ गया। लोगों ने कहा भाई साहब ये चल क्या रहा है, क्या वेरीफाई कर रहे हो? खैर, एलन मस्क इन सब चीज़ों से पूरी तरह सुर्खियों में रहना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, एलन मस्क ने ये सब क्यों किया ये सब जानते हैं, क्योंकि इनके रेवेन्यू में लगातार गिरावट आ रही थी। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये पैसा कमा के जरूर ले जाएगा, क्योंकि ब्लू सब्सक्रिप्शन में इन्होंने जो प्रायोरिटीज़ दे दी हैं कि लंबे वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं, सर्च इंजन में प्राथमिकता ले सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं लोगों को, साथ में रिप्लाई में भी प्रायोरिटी मिल सकती है। इसलिए ट्विटर का यह फीचर काफ़ी फेमस हुआ। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें भी हैं, ट्विटर के बारे में पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। क्लियर? फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, नॉलेज के लिए अगर आप वाकई में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाएं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चंस में आज हमने थोड़ी प्रस्तुति बदल दी है आप लोगों के लिए। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पृथ्वी दिवस